रहेंगे, लेकिन आप पूरी बात तो करो ना। आप बात तो करो, एक बार अपने मुंह से तो निकालो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अगर आप ये कहते हो कि समस्त भारतवासियों एक हो जाओ तो हम मानते हैं आपकी बात में दम है। वो कहते क्या है, हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदुओं एक हो जाओ। आपको ये नहीं दिखेगा कि बाकी 40 करोड़ लोग और कहाँ है भाई। 140 करोड़ में से 40 करोड़ और लोग भी तो है ना देश में जो वास है, जो देश की जीडीपी में योगदान देते हैं, जो इसकी देश की तरक्की में योगदान देते हैं, जो देश के लिए बलिदान देते हैं। 40 करोड़ लोग और भी तो हैं, वो भी तो इस देश के वासी हैं। उनके लिए आप क्यों नहीं आह्वान करते? आप सिर्फ एक ही आह्वान करते हो, 100 करोड़ हिंदू एक हो जाओ वरना तुम्हें काट दिया जाएगा, वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। अरे भाई, एक तरफ तो आप कहते हो देश सुरक्षित हाथों में, आपका कोई टच नहीं कर सकता, आपका कोई बाल नहीं वाका कर सकता, दूसरी तरफ आप उन्हीं हिंदुओं को डराते हो 100 करोड़ हिंदुओं को कि नहीं हिंदू एक हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे को काट जाएंगे। आप ही कहते हो देश सुरक्षित हाथों में और आप ही कहते हो कि काट जाओगे, तो बात आपकी कौन सी मानी जाए? आपने मिलजुल के आवाज उठाई होती ऐसी व्यवस्था के खिलाफ, तो आज आपको कम से कम, जिसे कहा जाता है सो कॉल्ड वर्ल्ड क्लास व्यवस्था, तो कम से कम मिलती तो सही। 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई, अब उसके बाद 2-4 दिन बाद इस पे लीपापोती हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी, और उसके बाद फिर वही ढोल पीटा जाएगा। डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वर्ल्ड क्लास सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। ऐसी होती है डबल इंजन की सरकार। एक हॉस्पिटल में तुमने प्रॉपर प्रबंध नहीं कर पाए तुम, जिसमें अगर आग लगने के लिए बच्चे थे 10 तो हैं, अभी हो सकता है गिनती और भी आगे बढ़ जाए क्योंकि घायल भी बहुत सारे हैं, और छोटे बच्चों में इतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित नहीं होती। हाँ जी, अभी उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इतनी बच्चों में विकसित नहीं होती। क्या पता अभी उनको धुएं के साथ, दम घुटने के साथ अभी 2 या 4 आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, और ये बहुत दुखदायी घटना है। इसी से शासन प्रशासन की लापरवाही का पता चलता है, जैसे कि आपने खुद ही बताया और ये बात सबको ही मालूम है। इसी जनवरी में इसका उद्घाटन करा गया था और उसमें बताया गया था कि इसमें सारी की सारी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं जो है मिलेंगी। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं में ऐसा होता है कि एक्सपायरी डेट के फायर एक्सटिंग्विशर हैं, फायर अलार्म काम नहीं कर रहे, एग्जिट प्लान प्रॉपर नहीं बना हुआ, खिड़कियां तोड़ तोड़ के बच्चों को बाहर निकालना पड़ा, जबकि हमेशा प्रॉपर एक फायर के लिए सिस्टम से ऑडिट होते हैं तो उसमें एग्जिट प्लान बनाया जाता है कि अगर आग लग जाती है तो कहाँ से कौन से गेट से निकाला जाएगा। लेकिन वहाँ पे गेट बंद मिले, कुंडियां बंद मिली उनमें, और वहाँ पे अभी आप जैसे देखिए, जिस कम्युनिटी को आप बार बार टारगेट करते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी को, उसी मुस्लिम कम्युनिटी के याकूब ने वहाँ पे खिड़कियां तोड़ तोड़ के बच्चों को बाहर निकाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक शर्मा। आपने देखना शुरू कर दिया आई न्यूज़ हिंदी। इस वक्त मैं लाल किला क्षेत्र में मौजूद हूँ और मेरे साथ बीवी शर्मा मौजूद हैं, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चे में रहते हैं और जिस तरीके से इनकी वीडियो वायरल होती है, इनसे बात करेंगे। जिस तरीके से अभी झांसी में अभी हाल ही में एक मामला सामने है, हॉस्पिटल में आग लगने के कारण आईसीयू, जो बेबी का आईसीयू होता है, उसमें 10 बच्चे जल के मर गए हैं, जो कि जिसके अभी निर्माण हुआ था उस हॉस्पिटल का, जिसके अंदर ये उंगली उठते सीधा योगी आदित्यनाथ की यूपी में किस तरीके से उसका निर्माण हुआ था, तारीफें हुई थी, हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास सुविधा मिल रही है, लेकिन उसमें फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर था, फायर अलार्म नहीं चल रहा था। लोगों से बात करते हैं कि आखिर किस तरीके की सरकार सिर्फ वादे के लिए आगे है, बोलने के लिए आगे है, या वाकई में कुछ करके दिखाया। सर, क्या जिस तरीके देखा जा रहा है, आज 10 बच्चे जल के मर गए और झांसी का मामला बहुत दुखदायी घटना है। और अभी हाल ही नवजात बच्चे, हाँ नवजात बच्चे जो हैं वो जल के मरे हैं, और ये बहुत दुखदायी घटना है। इसी से शासन प्रशासन की लापरवाही का पता चलता है, जैसे कि आपने खुद ही बताया और ये बात सबको ही मालूम है। इसी जनवरी में इसका उद्घाटन करा गया था और उसमें बताया गया था कि इसमें सारी की सारी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं जो है मिलेंगी। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं में ऐसा होता है कि एक्सपायरी डेट के फायर एक्सटिंग्विशर हैं, फायर अलार्म काम नहीं कर रहे, एग्जिट प्लान प्रॉपर नहीं बना हुआ, खिड़कियां तोड़ तोड़ के बच्चों को बाहर निकालना पड़ा, जबकि हमेशा प्रॉपर एक फायर के लिए सिस्टम से ऑडिट होते हैं तो उसमें एग्जिट प्लान बनाया जाता है कि अगर आग लग जाती है तो कहाँ से कौन से गेट से निकाला जाएगा। लेकिन वहाँ पे गेट बंद मिले, कुंडियां बंद मिली उनमें, और वहाँ पे अभी आप जैसे देखिए, जिस कम्युनिटी को आप बार बार टारगेट करते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी को, उसी मुस्लिम कम्युनिटी के याकूब ने वहाँ पे खिड़कियां तोड़ तोड़ के बच्चों को बाहर निकाला है। हाँ। अब बताइए आप किसको कहेंगे कि बटोगे या कटोगे, या अब भी आप मिलके एक रहोगे या सेफ रहोगे? अब इस नारे को कहाँ पे हम चरितार्थ करें? अब आप बट गए थे तो आपके बच्चे कट गए। आपने मिलजुल के आवाज उठाई होती ऐसी व्यवस्था के खिलाफ, तो आज आपको कम से कम, जिसे कहा जाता है सो कॉल्ड वर्ल्ड क्लास व्यवस्था, तो कम से कम मिलती तो सही। 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई, अब उसके बाद 2-4 दिन बाद इस पे लीपापोती हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी, और उसके बाद फिर वही ढोल पीटा जाएगा। डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वर्ल्ड क्लास सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। ऐसी होती है डबल इंजन की सरकार। एक हॉस्पिटल में तुमने प्रॉपर प्रबंध नहीं कर पाए तुम, जिसमें अगर आग लगने के लिए बच्चे थे 10 तो हैं, अभी हो सकता है गिनती और भी आगे बढ़ जाए क्योंकि घायल भी बहुत सारे हैं, और छोटे बच्चों में इतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित नहीं होती। हाँ जी, अभी उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इतनी बच्चों में विकसित नहीं होती। क्या पता अभी उनको धुएं के साथ, दम घुटने के साथ अभी 2 या 4 आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, लेकिन हालात है ना, सामने सामने पोल खुल की गिनती की बस। लेकिन आपको करना क्या है? आपने तो सिर्फ नारों में बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे, नारों में उलझाएगे रखना है आपने। हाँ, हो रही है कि जो नारे लग रहे हैं बटोगे कटोगे, ये नारे एकदम बैन होने चाहिए, क्योंकि इस तरीके से देख के, ये नारे देखते हुए लोगों में मनभेद पैदा हो रही है। बिल्कुल जेन्युइन बात है। ऐसी तरह भड़काऊ भाषणों पे, भड़काऊ उत्तेजक भाषणों पे हमेशा से बैन होना चाहिए। और ये मैं इसमें बार बार सरदार पटेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब उन्होंने 1948 में आरएसएस को बैन करा था तो उन्होंने यही कहा था कि आरएसएस जहाँ भी जाती है उत्तेजक भाषण देते हैं, उत्तेजक नारे लगाते हैं, और उसको संस्था को बैन कर दिया गया था। लेकिन नेहरू जी ने दरियादिली दिखाते हुए उसको जो है उसका बैन जो है हटा दिया।
इस बात में मैं नेहरू जी की कमी मानता हूँ। अगर लोग कहते हैं कि नेहरू जी ने बहुत अच्छा करा तो मैं इस मामले में उनकी कमी मानता हूँ। इनका बैन नहीं हटाना चाहिए था। ये लोग उसी किस्म के लोग हैं, आग लगाने वाले लोग, भड़काने वाले लोग, मारकाट करने वाले लोग। इसके बिना इनका खाना हजम ही नहीं होता। मोदी जी एक नया बयान दे देते हैं उसी पे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। बिल्कुल, एक रहोगे नेक रहोगे। हमने कब कहा कि जी एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और सेफ भी रहेंगे, लेकिन आप पूरी बात तो करो ना। आप बात तो करो, एक बार अपने मुंह से तो निकालो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अगर आप ये कहते हो कि समस्त भारतवासियों एक हो जाओ तो हम मानते हैं आपकी बात में दम है। वो कहते क्या है, हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदुओं एक हो जाओ। आपको ये नहीं दिखेगा कि बाकी 40 करोड़ लोग और कहाँ हैं भाई। 140 करोड़ में से 40 करोड़ और लोग भी तो है ना देश में जो वास है, जो देश की जीडीपी में योगदान देते हैं, जो इसकी देश की तरक्की में योगदान देते हैं, जो देश के लिए बलिदान देते हैं। 40 करोड़ लोग और भी तो हैं, वो भी तो इस देश के वासी हैं। उनके लिए आप क्यों नहीं आह्वान करते? आप सिर्फ एक ही आह्वान करते हो, 100 करोड़ हिंदू एक हो जाओ वरना तुम्हें काट दिया जाएगा, वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। अरे भाई, एक तरफ तो आप कहते हो कि देश सुरक्षित हाथों में, आपका कोई टच नहीं कर सकता, आपका कोई बाल नहीं वाका कर सकता। दूसरी तरफ आप उन्हीं हिंदुओं को डराते हो, 100 करोड़ हिंदुओं को कि नहीं हिंदू एक हो जाओ नहीं तो तुम्हारे को काट जाएंगे। आप ही कहते हो देश सुरक्षित हाथों में और आप ही कहते हो कि काट जाओगे। तो बात आपकी कौन सी मानी जाए? काट जाएंगे या सुरक्षित हाथों में? दोनों में से कोई एक ही बात तो हो सकती है ना। दोनों बातें तो पूरी नहीं हो सकती। सुरक्षित हाथों में तो किसी की हिम्मत ही नहीं है। हाल ही में आपने सुना होगा मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया था। उन्होंने कहा था जो बीजेपी में कुछ नेता है जो भगवाधारी पहनते हैं, जिनके सिर पर बाल नहीं है, वो सीएम बने हुए हैं, इस तरीके से बयान दिया था। लेकिन अब वो फंसते नजर आ रहे हैं। जी, उन्होंने सीधा सीधा योगी जी को टारगेट करा था। चलिए, वो तो नेतागिरी में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, तो उनको तो थोड़ा सा बयान संतुलित होकर तरीके। हम तो जनता है भैया, हम तो कुछ भी कह सकते हैं। साफ साफ टारगेट सबको पता है। योगी जी को करा गया था और योगी जी की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से पलटवार भी हुआ था कि भगवा संतों का अपमान करा जा रहा है, ऐसा करा जा रहा है। और भाई, संतों की भाषा क्या आपने कभी ये सुनी है? मार देंगे, ठोक देंगे, जमीन में गाड़ देंगे। अभी हमारे परसों ही हमारे इनका गुरु नानक देव जी का बर्थडे निकला है। परसों क्यों, कल ही तो निकला है। हाँ, आज शनिवार ही है, कल शुक्रवार को। क्या गुरु नानक जो संत की उपाधि प्राप्त करे हुए, क्या उनके मुंह से कभी आपने ये बातें सुनी थी? मार देंगे, गाड़ देंगे, ठोक देंगे, दफन कर देंगे। संतों की भाषा कभी भी ऐसी नहीं होती कि मार देंगे, काट देंगे, दफन कर देंगे, ठोक देंगे। संतों की कैटेगरी में इन लोगों को किसी भी किस्म में रख ही नहीं सकते। एक भगवा पहन के अगर आप ओढ़ के और उसके बाद आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करोगे, लोगों के लिए दुर्भावना रखोगे, तो आप किसी भी किस्म से संत हो ही नहीं सकते। संतों ने तो हमेशा एक रहने का वचन दिया, एक रहने का प्रण करा, एक रहने की शिक्षा दी। सब एक रहो, सब मिलजुल के रहो। हर संत की वाणी यही कहती है कि सब मिलजुल के रहो, आपस में विद्वेष मत रखो, आपस में घृणा मत रखो, प्यार का वातावरण बना के रखो। लेकिन ये किस किस्म के संत है? चिंता ना करो, 80-20 का चुनाव है, जाली टोपी तहमद वाले तुम्हारे राशन चुरा के ले जाएंगे, उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। हम तुम्हें ऐसा कर देंगे। अब बताओ, किसी की हिम्मत है कि वो तुम्हारे घर में आ जाए? हम कावड़ यात्रियों पर फूल बरसाएंगे। ठीक है जी, आपने कावड़ यात्रियों पे फूल बरसाए, बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद जब आप वहाँ पे इलाहाबाद में जो बच्चे अपनी मांग उठा रहे थे पेपर के लिए, उनके ऊपर आपने लाठियां क्यों बरसाई? उसका भी तो जवाब दे दो। कावड़ निकालोगे तो फूल बरसेंगे, अपनी जायज मांग उठाओगे तो लाठियां बरसेंगी। कितना बढ़िया डबल इंजन की सरकार है। यही है कि अगर सरकार से सीधा सवाल करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो। बिल्कुल होती है। अभी आपने देखा ना, वहाँ पे पत्रकार को भी पीटा गया है वहाँ पे। और आपने उसके अलावा वहाँ पे देखा कि ये पीछे एक पत्रकार को तो बकायदा नंगा करके पिटाई करी गई उनकी। पत्रकार अगर वहाँ पे कोई भी आवाज उठा देते हैं यूपी में और उनके खिलाफ कोई भी बात चला देते हैं तो उनको हरासमेंट करा जाता है। अभी आगरा में आपने वहाँ देखा, एक वो छुटभैया नेता जो था भूरा, जिसको भूरा पहलवान कहा जा रहा है, उसने उनकी पिटाई कर दी। आगरा मथुरा के रेंज की, वहाँ मथुरा की घटना है। मथुरा में पत्रकार ने जो इनके खिलाफ आवाज जला उठा दी थी। उससे पहले सरपंच था एक वहाँ का बीजेपी का, उस बीजेपी के सरपंच के खिलाफ पत्रकार ने आवाज उठा दी थी, उसको पकड़ के पिटाई करी गई। तो इस तरह से वहाँ तो आवाज उठाने वालों को दमन करा जाता है। आपको याद होगा कि नमक रोटी दी जाती थी। मुद्दे पे बात कर लेते हैं। जिस तरीके से देखा गया 10 बच्चे हॉस्पिटल में, जिसके अभी महीने भर में भी मतलब जनवरी करीब उद्घाटन हुआ था। सवाल यही खड़ा होता है कि आपके जहाँ आपने नए उद्घाटन किए उसमें कमी क्यों आ रही है? जैसे अटल सेतु में दरारें आ गई, राम मंदिर में पानी का लीकेज हो गया, उसके बाद में रामपथ में जो था उसमें दरारें आ गई। जो ये मतलब निर्माण नए हुए हैं उसी में दरारें क्यों आ रही है? जिस तरह से इनकी बातें हवा हवाई हैं, उसी तरह से इनके निर्माण कार्य है, इनके काम सारे हवा हवाई हैं। ये सिर्फ हवा में जीने वाले लोग हैं और हवा में काम करने वाले लोग हैं। अभी आपने फिर देखा होगा कि दूसरी या तीसरी बार दरभंगा एम्स का उद्घाटन हुआ है। इससे पहले मोदी जी ने क्या कहा था? दरभंगा एम्स बन गया है, मैं दरभंगा एम्स दे रहा हूँ। नड्डा जी ने ये बात बोली, इनके अमित शाह जी ने ये बात बोली, दरभंगा एम्स बन गया। जब खूब उनकी शीशालीदर हुई, सबने दिखाया कि देखो तो बंजर जमीन है, यहाँ शिलान्यास का पत्थर तक भी नहीं लगा हुआ, तब जाके थोड़े से बैकफुट पे आया। तीसरी बार ये हवा हवाई में उसका उद्घाटन। इससे पहले अभी आपको एक और घटना बताता हूँ। ऋषिकेश से पहले आपको याद होगा, ऋषिकेश में दुर्घटना हुई थी। जब वहाँ ऋषिकेश के एम्स में उन दुर्घटनाग्रस्त यात्रियों को लेके जाया गया था तो वहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं मिली उन्हें। उन्होंने रेफर कर दिया जी दिल्ली ले जाओ। दिल्ली में अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे दिल्ली में काफी लोगों को लेके आए गए, लेकिन यहाँ दिल्ली में बेड ही अवेलेबल नहीं था। वैसे कहा जाता है जी हमने एम्स खोल दिया। एम्स ऐसे खोले ऋषिकेश के एम्स में, वहां उनको उपचार तक नहीं मिला, उनको फर्स्ट एड तक नहीं दिया गया। ऐसे एम्स अगर आप खोलोगे तो इसका मतलब आप तो हवा हवाई हो ना। हवा हवाई का टाइटल कभी श्रीदेवी के पास हुआ करता था, मैं हूँ मिस हवा हवाई, बिजली गिराने में हूँ आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई। अब ये टाइटल बदल के सारे नेताओं के पास आ गए हैं, सारे हवा हवाई नेता है। हवा में इनसे जितने मर्जी काम करा लो, धरातल पे आपको एक काम नजर नहीं आएगा इनका। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से दिल्ली का चुनाव आ गया अब नजदीक,
मात्र 2 महीने 2.5 महीने बचे हुए हैं मात्र। क्या लग रहा है इस बारी किसकी सत्ता बन सकती है? क्योंकि बीजेपी एक तरफ दावे कर रही है कि 50 सीटें हम लेकर आएंगे, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम 70 की 70 लें, और कांग्रेस कह रही है कि इस बारी हम सरकार बनाएंगे। जी जी। आम आदमी पार्टी जो दावे कर रही है 70 के 70 लेके आते हैं, वो तो दावा उनका किसी भी किस्म से पूरा नहीं होता। रही बात दूसरी बीजेपी की सरकार बनाने की, वो भी दावा पूरा नहीं होगा। अब आती है बात कांग्रेस की सीटों में काफी इजाफा होगा। मैं ये अभी नहीं कह सकता, अभी धरातल के हिसाब से रिस्पॉन्स आ रहा है, उस हिसाब से रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। अभी जो दिल्ली में न्याय यात्रा निकल रही है, लेकिन अभी भी मैं श्योर नहीं कह सकता कि वो लोग सरकार बनाने वाले बहुमत अभी पालेंगे या नहीं पालेंगे। लेकिन जिस तरीके 10 साल में बीजेपी राज नहीं कर पाई, बीजेपी कैसे दावे करेगी 50 सीटें हम लाएंगे? वो तो दावे तो कर सकते हैं, दावे तो उन्होंने पिछले 2020 वाले चुनाव में भी करे थे। इनके मनोज तिवारी जी सुबह तक दावे कर रहे थे। आप खुलने दीजिए, बैलेट बॉक्स खुलने दीजिए, ईवीएम की काउंटिंग होने दीजिए, हम 45 से 50 सीटें लेके आ रहे हैं। शाम तक होते होते दोपहर तक तो इनका ज़्यादा बड़ा दावा कम पड़ता चला गया। सारे चैनल वाले बड़े हाई फाई तरीके से दिखा रहे थे, अरे अरे बढ़ गए बीजेपी आ रही है, बीजेपी आ रही है। 12 बजे के बाद जब काउंटिंग में आया, सिस्टम आगे और चरण भरे जैसे वैसे वैसे डाउन होते चले गए। इनके प्रवक्ता टीवियों से भागने शुरू हो गए थे, सब गायब हो गए थे। शाम के हाथ में इनके क्या आया, सिर्फ 8 सीटें। उसके बाद इसका रिजल्ट क्या निकला, उन 8 सीटों के आने के बाद इनकी हताशा इतनी बड़ी, उत्तर पूर्वी की दिल्ली जो है दंगे 1 महीने बाद ही वो आकार ले गए थे। मार्च में दंगे हो गए थे शुरू, फरवरी में चुनाव हुए थे, अगले महीने इन्होंने दंगे करा दिए। और उसमें दंगों में आपको पता ही है कि इनके रोल सबसे बड़े थे। सबसे बड़ा हाथ बीजेपी वालों का था, कपिल मिश्रा का हाथ था, अनुराग ठाकुर का हाथ था, मनोज तिवारी का हाथ था, एक वहाँ के लोकल लीडर थी उसका हाथ था, जिन्होंने कहा था लठ निकालो मारो और डंडे मारो, लंबे लंबे डंडे मारो, इस तरह की बातें करी गई थी। तो वही हाल इस बार भी होना है। हो सकता है 1-2 सीटें ये बढ़ा लें, इस बार धर्मांता थोड़ी सी इन्होंने बढ़ा दी है दिल्ली में, तो मामूली 1-2 सीटों को बढ़त ले सकते हैं, 8 से 10 हो सकती हैं, 12 हो सकती हैं, लेकिन सरकार तो खैर इनकी नहीं बनेगी। अरविंद केजरीवाल जी का क्या लग रहा है? अरविंद केजरीवाल जी का देखो जी, अब बिल्कुल ईमानदारी से कहूँ तो सीटें उनकी बहुत कम होने वाली हैं। सरकार बनेगी? हाँ, उम्मीद लग सकती है, हो सकता है वो बैसाखी पे भी आ जाए, लेकिन उम्मीद लगती है कि अभी आज के हालात देखते हो सकता है वो सरकार बन सकती है। लग रहा है कि इस बार भी रिकॉर्ड जी तोड़ेंगे? हो सकता है, हो सकता है। हाँ जी। ठीक है, अभी आने वाले पूरे इस महीने में जो है पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी नवंबर में। हाँ, पूरी पिक्चर मतलब पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। न्याय यात्रा क्या लग रही है दिल्ली की? न्याय यात्रा जी से वही मैंने कहा ना, मैं न्याय यात्रा में खुद भी शामिल हुआ हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि जी न्याय यात्रा निकालते ही हमारे को पूरी दिल्ली में जबरदस्त मिल गया। किस चीज की लेकर करी जा रही है न्याय यात्रा, कुछ लग रहा है लॉजिक? हाँ, लॉजिक है ना, दिल्ली की न्याय यात्रा ये है कि दिल्ली के जो लोग हैं उनको न्याय दिया है। जैसे केजरीवाल साहब ने वादा करा था जी मैं 24 घंटे पानी दूंगा, लेकिन आज पानी की हालत क्या है? आज पानी मुश्किल से कॉलोनी में 4 घंटे आता है, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम। भाई साहब बीजेपी वाले पानी नहीं छोड़ रहे, बीजेपी वाले पानी नहीं, कब तक नहीं छोड़ेंगे वो पानी? कब तक रोक के रखेंगे? अपने इलाकों में बाढ़ तो नहीं लेके आएंगे वो, ऐसा तो नहीं है। गर्मियों में पानी की दिक्कत होती है, गर्मियों में हमने उनकी बात सपोर्ट करा था इस बात को, क्योंकि मुनक नहर में पानी नहीं छोड़ा गया था, लेकिन अब तो पानी प्रॉपर आ रहा है। आपका डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, आपकी पाइपलाइनें टूटी पड़ी हैं, उनको अब 1-1, 1.5, 2-2 महीने आप उनको ठीक नहीं कराते हो, लाखों लीटर पानी रोज बर्बाद होता है। और सीवर की जो लाइन है उनके साथ जो है पाइपलाइनों के साथ पानी मिल जाता है, गंदा पानी आता है, तो ऑटोमेटिकली लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते पीने के लिए। आज भी हर घर में लगभग जो है बोतल इस्तेमाल हो रही है। पानी माफिया जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसके लिए पानी अवेलेबल है। अगर वो बोरिंग करवाता है उनके ऊपर कोई चालान नहीं है, लेकिन हम अगर अपने घर में बोरिंग करा ले तो फौरन हमारा चालान है, फौरन हमारे को जुर्माना है, फौरन हमारे को जेल है। तो इन सब चीजों के लिए दिल्ली न्याय यात्रा निकाली गई। केजरीवाल साहब ने कहा था एमसीडी हमें दे दो, हम दिल्ली को चकाचक कर देंगे, पेरिस बना देंगे। ठीक है जी, एमसीडी में भी अब आपको बहुमत दे दिया है, लेकिन एमसीडी में बहुमत देने के बाद भी हाल क्या है? हर गली मोहल्ले में कूड़े के ढेर, हर गली मोहल्ले में कूड़े के ढेर आपको मौजूद मिलेंगे। कूड़े उठाने वाला पहले रोज आता था, हफ्ते में 2-3 बार आ रहा है मुश्किल से। ज्यादा हर गली में कूड़े उठाने वाले जो एमसीडी की तरफ से लगभग एवरेज अब उनकी 2 विजिट रह गई। पहले डेली होती थी, अब उनकी 2 विजिट रह गई हैं। हाँ जी, तो उनके ऊपर नकेल नहीं कसी जा रही इन लोगों से, उनसे काम नहीं कराया जा रहा। गली मोहल्ले में कूड़े के ढेर हैं, नालियां बिज जा रही हैं, गंदगी फैली पड़ी है। पॉल्यूशन का कंट्रोल करने का दावा करते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के नाम पे क्या करते हैं? हर बार एक दिवाली आती है, उससे पहले एक अधिसूचना जारी कर देते हैं, पटाखे बैन कर दीजिए, दिवाली का प्रदूषण रुक जाएगा। अब दिवाली का AQI क्या था? 380, दिवाली के अगले दिन AQI क्या आया था? 400, मात्र 20 AQI का फर्क था, और अब 460 तक पहुंच गया AQI। अब कौन सा पटाखे चल रहे हैं भाई? अब तो कोई पटाखे नहीं चल रहे। तो अब ये प्रदूषण कहाँ से हो रहा है? इस प्रदूषण को रोकने के लिए आपके पंजाब से जो पराली का धुआं आता है वो जिम्मेदार होता है। जब तक पंजाब में इनकी सरकार नहीं थी तब तक पंजाब जिम्मेदार था, पंजाब में सरकार आ गई है, पंजाब जिम्मेदार नहीं है। फ्री लगा दिया गया दिल्ली में। हाँ जी, जैसे कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया, बच्चों के स्कूल बंद करने की अनुमति लग रही है कि जहाँ प्राइमरी स्कूल के बच्चों के स्कूल बंद किए जा सकते हैं। हाँ जी, प्राइमरी स्कूल वाले बच्चों के लिए तो कर दिया, ऑनलाइन उनकी टीचिंग होगी, प्राइमरी स्कूल वाले बच्चे ऑनलाइन करें। सिगरेट बैन क्यों नहीं करते? जिन चीजों से इनको रेवेन्यू मिल रहा है वो कैसे बैन कर देंगे? हाँ। रेवेन्यू सिगरेट और शराब से सबसे ज्यादा मिलता है। आपको याद है कोरोना काल में शराब की ठेके खोल दिए गए थे और बकायदा 20% रेट बढ़ा दिए गए थे, फिर भी 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई थी ठेकों पे। तो इन चीजों से रेवेन्यू मिलता है, तो ये चीजें तो बंद करने वाले हैं नहीं। कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया, जो मिडिल क्लास लोग हैं उनका काम बंद हो गया है। कंस्ट्रक्शन लोगों का बंद करा ना, जो सरकारी कंस्ट्रक्शन है। आप ये देखो खजूरी पुस्ते वाले पे जो है दिल्ली देहरादून हाईवे का काम चल रहा है, लगातार आप वहाँ लगातार आप देखो, लगातार धूल उड़ रही है, कोई उनके चालान नहीं है, कुछ नहीं है, लगातार रोज वही हालत है उनका। लगातार बुलडोजर चल रहे हैं, मिट्टी गिर रही है, धूल उड़ रही है, लेकिन वहाँ पे कोई देख नहीं है, क्योंकि वो सरकारी काम है। सरकारी काम में आपको चाहे कूड़ा
फैलाते हुए जाओ, चाहे कूड़ा उड़ाते हुए जाओ, आपको कोई चिंता नहीं है। लेकिन वहीं अगर ये कोई प्राइवेट अपना एक काम कर रहा है, अपना घर के जरा सा आप आगे का थड़ा बनवा रहे हो और उसमें जरा सी धूल लगे तो फौरन आपका चालान काटने पहुंच जाएंगे। सारे नियम कायदे कानून जो है सिर्फ छोटे लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए, अपर क्लास और सरकारी तंत्र इससे अछूता है। क्लियर सी बात है। अब आप ये चांदनी चौक का ही हाल देख लीजिए, गंदगी का। आपको देखो जरा सा कैमरा आप घुमा देना, दिखा देना कि गंदगी के चांदनी चौक के क्या हाल करें हैं। जिस चांदनी चौक की बार बार ये बढ़ाइयां करते थे, जब इस पर सफाइयां होती थी हमने भी इनकी तारीफ करी, लेकिन अब नहीं हो रही तो हम इनकी बुराई तो करेंगे ना। अल्टीमेटली हमने सरकार चुनी है, कोई दामाद थोड़ी चुना है कि जिसकी हम हमेशा अच्छाई करेंगे। सीधी सी बात है, हमने सरकार चुनी है, जेन्युइन बात है। हम सरकार चुनेंगे तो हम सरकार से सवाल भी करेंगे। हमने ये तो नहीं है कि हमने एक दामाद चुन लिया, अब उसकी अच्छाई इच्छा करें हमारे दामाद जी बहुत बढ़िया, हमारे दामाद जी बहुत बढ़िया, पूरे मोहल्ले में गाते फिरेंगे हमारे दामाद जी बहुत बढ़िया। जी आजकल तो दामादों को भी उनको भी नहीं पूछा था, लेकिन फिर भी कम से कम मिडिल क्लास और लोअर क्लास में ना दामादों की इज्जत फिर भी रखता है। कम से कम साल 2 साल 5 साल तो इनकी इज्जत रखता है। जब वो घर पे आते हैं चाय पानी बिस्कुट और नमकीन समोसे और कचौड़ी सब चीजें खिलाई जाती है उनको। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अब तो इसलिए हम उनके पूछने के हकदार बनते हैं ना। तो उन्हें दिया जो टाइम हमने दिया अच्छा खासा दिया, लेकिन उसमें वो नहीं खरे उतरे, तो अब जाहिर सी बात है Thank you, sir. चाहिए, Thank you so much. बदलना चाहिए।